नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे जीएस मॉक टेस्ट 21। इसमें 25 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न काफ़ी अच्छे और महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से करिएगा, एक एक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ये मॉक टेस्ट मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा, यूपी पीटी की परीक्षा और बीडीओ 2018 री एग्जाम की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर देखें पूरा मॉक टेस्ट और अपने प्रश्नों का जो भंडार है आपके दिमाग में, आपकी स्मरण शक्ति में, उसे और मजबूत बनाएं और उसे और ज़्यादा प्रश्नों से भरें, ताकि जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आए आपके सामने, चुटकियों में आप उन्हें सॉल्व कर लें। तो एक अच्छी विचारों के साथ, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपने मन को ऊर्जावान बनाए रखते हुए शुरू करेंगे आज का हम मॉक टेस्ट। इसी इरादे के साथ जितने भी प्रश्न करेंगे एक एकाग्रता के साथ करेंगे, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ करेंगे, अपनी एनर्जी को सदैव ऊंचा रखकर करेंगे, ताकि हम बीच में आलस्य से ना घिर जाएं और थके हुए ना महसूस करें खुद को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज का मॉक टेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस पर आज हम पढ़ेंगे जीएस मॉक टेस्ट 21। तो इसका पहला प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। सारनाथ में, या शहबाजगढ़ी में, या धौली में, या इनमें से कोई नहीं। राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा हुआ प्रश्न है कि अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन ए सारनाथ, बी शहबाजगढ़ी, सी धौली, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो पहले का सही उत्तर है बी, शहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है उसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। क्लियर है आपको। तो शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, बी भीकाजी कामा, सी सरोजनी नायडू, डी बेगम हजरत महल। राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। ऑप्शन ए कस्तूरबा गांधी, बी भीकाजी कामा, सी सरोजनी नायडू, डी बेगम हजरत महल। तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये तो प्रश्न मैंने कई बार आपको कराया है, आपको तो अब ये रट जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। क्लियर है आपको। तो बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। इन्हें महक परी भी कहा जाता है। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। इन्हें क्या कहा जाता है, महक परी भी कहा जाता है। क्लियर है आपको। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है यूपी आयोग द्वारा। तो आप इसे कंठस्थ कर लें, बिल्कुल भी ना भूलें। हो सकता है आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है आपका, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। बताइए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ऑप्शन ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1956। लोअर द्वितीय परीक्षा 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1956।
तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो तीसरे का सही उत्तर है आपका डी, 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। क्लियर है आपको? तो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए केंद्र सरकार ने फजल अली की अध्यक्षता, अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू थे तथा KM पड़यक्कर थे, में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। इसे फजल अली आयोग भी कहा जाता है, इतना आप याद रखेंगे, जो 1953 में किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। और कब किया गया? 1953 में किया गया। यद्यपि आयोग ने 16 राज्य एवं 3 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन का सुझाव दिया था, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 14 राज्यों एवं 6 संघ राज्य क्षेत्रों का गठन किया गया। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। परिचालक परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, उपराष्ट्रपति होते हैं। क्लियर है आपका? वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? ये उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वर्तमान में आपके उपराष्ट्रपति कौन है। क्लियर है? अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अतः उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। किसे प्राप्त है? उपराष्ट्रपति को। क्लियर है आपको? सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है और कोई मत नहीं दे सकता। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? बताइए, भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी तमिलनाडु। UPSSC जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? तो पांचवे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी, राजस्थान। क्लियर है आपको? तो राजस्थान ने देश का पहला राज्य है जब पंचायती राज की स्थापना हुई। इसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो कौन सा जिला था? नागौर जिला था। राज्य कौन सा था? राजस्थान था। कब किया? 2 अक्टूबर 1959 को किया। क्लियर है आपको? तो राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न क्या है? भारतीय, देखिए यहां पर ये रिपीट हो गई है नंबरिंग, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? यहाँ पर नंबरिंग आपकी रिपीट हो गई है। 5वां पहले भी था और 5वां यहाँ फिर से आ गया है ना। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 320 या अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 326? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है या चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? बताइए, इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया? बताइए, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। क्लियर है आपको? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन का वयस्क मताधिकार का आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार मतलब 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी वोट देने वाले हैं उन्हें वयस्क मताधिकार प्राप्त होता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका छठा, भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? बताइए, भारतीय तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का जो रंग होता है वो कौन सा होता है? ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन ए बैगनी, बी मजेंटा, सी गहरा नीला, डी काला। लोअर एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है और ये प्रश्न इसलिए इस बार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तिरंगे से जुड़ी हर जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। तो ये आपका
करंट का टॉपिक भी है, इसलिए तिरंगा से जुड़ा हुआ प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? ए बैगनी, बी मजेंडा, सी गहरा नीला, डी काला। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो छठे का ऑप्शन आपका सी सही है, गहरा नीला। क्लियर है आपको? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया है, मध्य में श्वेत है और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। सफेद पट्टी के मध्य में नीले रंग का एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। यह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यहाँ पर अनुपात का चिन्ह हट गया है तो इसे आप 3:2 कर लीजिएगा। क्लियर है आपको? 3:2। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। क्लियर है आपको? तो यहाँ पर आप 3:2 करिएगा। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी। इसे 22 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की बैठक में अपनाया गया था। राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है आपको? तो राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। क्लियर है? आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? 7वां प्रश्न है आपका, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? एक कमेंट आया था आपका कि ज्योग्राफी के 5 प्रश्न रखा करिए मॉक टेस्ट में, तो मैंने आज कोशिश की है कि कुछ ज्योग्राफी के प्रश्न भी रखे जाएं। वैसे भी पहले भी रखता था, लेकिन आज मैंने ध्यान देकर रखे हैं, तो उनको जरा सूचित कर दीजिएगा। अगर सूचित हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ए ऑप्शन वूलर, बी चिल्का, सी लोकटक, डी पुष्कर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका ए वूलर झील। क्लियर है आपका? तो वूलर झील कहां पर स्थित है ये आपको कमेंट करके बताना है। वूलर झील कहां पर स्थित है? कमेंट करके बताना। वूलर झील क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। क्लियर है आपको? उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी लोकटक किस राज्य में स्थित है? जो सबसे बड़ी झील लोकटक है उत्तर पूर्वी भारत की, ये किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। बताइए ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 8वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक मणिपुर में स्थित है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार या छोटा नागपुर का पठार? बताइए खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके मालवा का पठार, दक्कन का पठार, लद्दाख का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 9 का डी, छोटा नागपुर का पठार खनिज के पदार्थों की दृष्टि से भारतीय क्षेत्र में अधिक समृद्ध है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 10वां, कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़, डी आंध्र प्रदेश। बताइए कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 10वें का ए, कर्नाटक में कुद्रेमुख लौह खनिज परियोजना स्थित है। क्लियर है आपको? तो एक एक पॉइंट आप पढ़ते रहिए और खुद की तैयारी को मजबूत करते रहिए। बूंद बूंद से गागर भरती है और कोरा कोरा करके आपका पेट भरता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही आप पूरा पढ़ सकते हैं। एक साथ कभी भी कोई पूरा ना पढ़ पाया है और ना पढ़ पाएगा। ना मुझ में विवेकानंद की शक्ति है, ना आप में विवेकानंद की शक्ति है कि एक साथ आप पूरा पढ़ लें। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, चीज़ें थोड़ी आसान रहेंगी अगर आप चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे भागों में पढ़ेंगे। क्लियर है आपको? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ऑप्शन है आपके गोंड, इरूला,
पनियान राजी। बताइए भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? ऑप्शन ए गोंड, बी इरूला, सी पनियान, डी राजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए आपका 11वें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो गोंड जनजाति समूह है यह भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह है। क्लियर है आपको? तो एक एक चीज अच्छे से पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, एकाग्रता बनाए रखिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा जो आज आपसे प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का नाम क्या है और वुलर झील कहाँ स्थित है, इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बताइए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सिमसा जलप्रपात है या होगेनकल जलप्रपात है या कोटासलम जलप्रपात है या जोग जलप्रपात है? बताइए भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जोग जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्लियर है आपको? तो जोग जलप्रपात कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। क्लियर है आपको? तो जोग जलप्रपात कहां स्थित है? कर्नाटक में शरावती नदी पर। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी इंद्रावती, डी चंबल। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए बी सी डी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। क्लियर है आपको? तो आज मैंने आपके कई प्रश्न रखे ज्योग्राफी के, तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन रखिए, ज्योग्राफी के क्वेश्चन रखिए। जीव विज्ञान के जनक के नाम बताइए। जीव विज्ञान के जनक किस नाम से जाने जाते थे? फादर ऑफ बायोलॉजी का नाम बताइए। फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक का क्या नाम है? बताइए अरस्तु है या डार्विन है या लैमार्क है या पुरकिंजे है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जीव विज्ञान के जनक का क्या नाम है? तो 14वें का आपका ऑप्शन सही है ए, जो अरस्तु हैं इन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए शैवाल का, बी कवक का, सी पारिस्थितिकी का, डी विषाणु का। बताइए फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 15 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। शैवाल का अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? बताइए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फिनोलॉजी कहते हैं या फ्लोरिकल्चर कहते हैं या एग्रोनॉमी कहते हैं या बॉटनी कहते हैं? बताइए फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कल्चर कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? बताइए कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ऑप्शन ए श्वसन, बी उत्सर्जन, डी प्रोटीन संश्लेषण और सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में निम्न में से कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? ए श्वसन, बी उत्सर्जन, सी प्रोटीन संश्लेषण, डी कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका सही उत्तर जो है आपका 17वें का सी हो जाता है, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, राइबोसोम तो क्या होगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा। बताइए कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहा जाता है? बताइए ऑप्शन ए गाल्जिकाए, ऑप्शन बी न्यूक्लियस या सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी राइबोसोम। बताइए
कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस किसे कहते हैं? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, क्या आपको पता है? बताइए। तो 18 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या ऊर्जा घर या पावर हाउस कहते हैं। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है 18वें का। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाता है? लाइसोसोम या राइबोसोम या न्यूक्लियोसोम या गोल्जी का? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ABCD में एक बार प्रश्न फिर से सुनिए। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है या कहलाता है? प्रश्न घुमाकर भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो सार है प्रश्न का वो यही रहेगा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ABCD में इसका सही उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम। क्लियर है आपको? माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ? आपका पावर हाउस हुआ कोशिका का। राइबोसोम क्या हुआ? प्रोटीन निर्माण का फैक्ट्री हुई। और लाइसोसोम क्या हुआ? आपकी कोशिका की आत्महत्या की थैली हुई। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। बताइए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? WBC है या RBC है या तंत्रिका कोशिका है या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा प्रश्न आपका सही है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 20 का सी, तंत्रिका कोशिका जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए यहां पर आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे। तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? रामानुजाचार्य, बी ज्ञानदेव ज्ञानेश्वर, सी वल्लभ आचार्य, डी निर्वाक आचार्य। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। 21 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 21 का जो आपका ऑप्शन सही है वो ए, रामानुजाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यह प्रश्न पहले भी मैंने आपको मॉक टेस्ट में कराया है और यह UPSSC आयोग द्वारा पूछा गया प्रश्न है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर याद रखें और कई परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए शंकराचार्य, बी रामानुज, सी रामानंद, डी कबीर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 22 का बिल्कुल सही बताया आपने, रामानंद होगा। क्या होगा? रामानंद होगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए, रामानुज थे, शंकराचार्य थे, मध्वाचार्य थे या विवेकानंद थे? यह प्रश्न भी मैंने आपको पढ़ाया है थ्योरी क्लास में भी और पेपर में भी। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज या शंकराचार्य या मध्वाचार्य या विवेकानंद? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 23 का बी, शंकराचार्य हो जाएगा। क्लियर? अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। क्लियर है आपको? तो 23वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। यह आपका 24वां प्रश्न है, लेकिन पीछे एक आपका रिपीट हुआ था, तो आपको याद बना रहे कि आपने 25 प्रश्न किए हैं, तो इसलिए यहां पर मैंने 25 लिख दिया है। क्लियर है? तो टोटल आज के मॉक टेस्ट में आपके 25 प्रश्न है, ये आप याद रखिएगा। तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बताइए, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? ए स्वर्णगिरी में भेजा था, बी तक्षशिला में भेजा था, सी उज्जैन में भेजा था या डी वैशाली में भेजा था? बताइए, ये भी आप थ्योरी की क्लास में पढ़ चुके हैं क्वेश्चन। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तक्षशिला भेजा था। क्लियर है आपको? तो कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो आज का प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति का क्या नाम है? और इसके अलावा आपसे एक प्रश्न और पूछा गया था कि बुलर झील कहां पर स्थित है? इन दो प्रश्नों के उत्तर आज आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और साथ में यह भी बताइएगा कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और आपको वीडियो कैसा लगा।
मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपके कमेंट्स पढ़कर वाकई में बहुत अच्छा लगता है, एनर्जी मिलती है, आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। अगर आप भी चाहते हैं कि इसी तरह आपको अच्छे वीडियो मिलते रहें और अधिक क्वेश्चन के साथ वीडियो मिलते रहें, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और जो मैंने आज आपसे प्रश्न पूछे उनके उत्तर भी दीजिएगा। एक छोटी सी जानकारी है आपके लिए कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल PDF बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपये है। इस बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं, अपनी तैयारी को एक नया अध्याय दे सकते हैं, एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। इसमें आपको सभी क्लासेस की PDF दी जाएंगी, नोट्स की PDF दी जाएंगी, 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ऑफिशियल सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपके, उन सब की PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो तकरीबन 500 से 550 PDF आपको दी जाएंगी आपकी परीक्षा से पहले, मात्र 450 रुपये में। समझ रहे हैं आप? तो आपको एक PDF की कीमत 1 रुपये भी नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको करंट की PDF भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करके इससे जुड़ सकते हैं, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करें और वहां पर मैसेज करें, वहां आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अगर आपने एक संकल्प लिया है मुख्य सेविका भर्ती में सिलेक्शन अपना पक्का करने का, आपने एक सपना देखा है 40 से 50 हजार तक की नौकरी को पाने का, तो इस बैच से जरूर जुड़ें। आपका निश्चित रूप से फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। तो चलिए, आपको मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको पसंद आई होगी। और कैसा रहा आज का GS का मॉक टेस्ट 21 का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 2 प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। पहला प्रश्न आपका था कि वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, और दूसरा प्रश्न आपका था बुलर झील कहाँ पर स्थित थी। तो कैसा लगा आपको आज का मॉक टेस्ट, जरूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।